परम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। योग आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी बिखेर देता है कि जिसमें आप खोजते हैं स्व को, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। आरोग्य योग के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, खास तौर पे उन दर्शकों का जो आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं, नीरू और दिव्या का, जिनके द्वारा मैं आपको योगासन सिखाऊंगी। हर सप्ताह इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग आसनों के द्वारा अलग अलग बीमारियों पर काबू पाने की तरकीब बताते हैं। मनुष्य का शरीर एक मशीन की तरह है, जिसके कलपुर्जे उसके अलग अलग अंग हैं। अगर आप इस मशीन की देखरेख ठीक तरीके से नहीं करते तो बीमारियां घर कर लेती हैं। एक बार अगर बीमारी ने घर कर लिया तो वो उम्र का लिहाज नहीं करती, फिर दर्द कैसा भी क्यों ना हो वो आदमी की जिंदगी को बिखेर देता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमने अपनी एक रिसर्च टीम के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की कि आज एक आम आदमी कौन कौन सी बीमारियों से परेशान है। तो चलिए देखते हैं एक सर्वे। मेरा नाम सुनीता कुलकर्णी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है 1-1.5 साल से। I am an agent of UTI, LIC, AGIC, and my problem is spondylosis and back pain sometimes. मेरा नाम दीपक जायसवाल है और मैं मीडिया में एडिटिंग का जॉब करता हूं, जिसमें मुझे 8-10 घंटे कंटिन्यूस बैठने पड़ते हैं रेगुलर, जिससे मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि योगा में इस बीमारी का कोई इलाज है? मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं और मुझे काफ़ी देर कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है। मेरे पीठ के ऊपरी हिस्से में गर्दन के नीचे काफ़ी दर्द रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। इस सर्वे को देख के तो ऐसा लगता है कि शरीर का मूल यानी रीढ़ की हड्डी, इसके दर्द से तमाम लोग परेशान हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। आई एम श्योर जो हमारे साथ आज दर्शक आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, वो भी इस समस्या के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से काम बीमारी हो गई है जी। आप योग के माध्यम से इसका कैसे निदान कर सकते हैं और ये कहाँ तक कामयाब है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। जहाँ तक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इसका निदान पूरा है, मगर मेरे कहे से तो बात बनेगी नहीं। तो क्यों ना हम श्री VKS आयंगर से खुद ही पूछ लें। Because of the bad habits, today people sit on TV. Do you see youngsters sitting straight? They crunch themselves. Their shoulder blades are completely, curls. Hunched shoulder blades. So these are constitutionally, habitually, they are developing it. So that's why the cervical spine is affected by that. So right methodology, again, how to sit, how to see, even how to view the TV, which way you have to sit, all these things have to be re-educated. These are all rehabilitation function, not just, it's a common, both lumbar and cervical is common. Because they are all habitual, habit-formed diseases. Due to certain habits, these things do come. So if you break these habits and know what is the right method of the cervical or the lumbar, because they will be shifting between cervical to lumbar, lumbar to cervical. It's very interesting to know. And as I said, the spine gets hunched, cervical spine, and the muscles get narrowed. So what we do, you saw today where Niveta doing back bends and all, where the extension of the cervical spine takes place and gives relief. Again, it's a practical question, as I said, ज़्यादातर बीमारियां हमारी पॉस्चर रिलेटेड होती हैं। अगर आप लगातार कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं या घंटों एक ही पॉस्चर में बैठ के पढ़ रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं जिसमें आपका ध्यान आपके पॉस्चर पर नहीं है, तो लाजमी है कि आपको रीढ़ के दर्द से संबंधित बीमारी हो जाए। योग के द्वारा हम पहले पॉस्चर को ठीक करते हैं और फिर
उन मसल्स में स्ट्रेंथ लाते हैं। कुछ और जानना चाहेंगे आप इस बीमारी के बारे में? किन किन गलत पोस्चर से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, और मैंने ये भी सुना है कि गलत तकिए के प्रयोग से भी ये हो जाता है, क्या ये ठीक है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है हमारे एक दर्शक ने। इसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए कि इसका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है। तो क्यों ना हम डॉक्टर कृष्णा रमन से सीधे ही इस प्रश्न का जवाब पूछें। Spondylosis or spondylitis, as it is commonly understood, is a degenerative condition of the spinal column. It could affect the neck, it could affect the middle of the spinal column, the thoracic area, or the lumbar level. The symptomatology varies with the level of the body being affected. Considering cervical spondylitis, the normal curvature of the cervical spine is something that is angled backward like this. In cervical spondylitis, the spine becomes straightened out, losing its normal backward curvature, and hence the pressure areas begin to develop in certain parts of the spinal column, giving rise to pain as these nerves get pressurized. If this curvature is changed back to this normal angle, pain would cease and the patient would be totally comfortable. So the medical management of this condition includes cervical traction or analgesics and muscle relaxants, but they do only a temporary job relieving the patient of pain. Unless you stretch the cervical column mechanically, as I showed you, pain never ceases to be. So spondylitis being a mechanical problem, the most common cause of spondylosis or spondylitis is the use of pillows. If you never use pillows, the cervical column tends to rest like this in a natural condition, except when you turn over to the side, you might keep a pillow. But in this position, if you avoid a pillow and it takes time to gradually get used to it, then spondylosis never occurs. Our ancients never used pillows, hence the incidence of spondylosis was very low. Another cause of spondylosis, very common today, is in the IT area, where they sit hunched up over the computers for 12 hours or 18 hours or 24 hours, and they sit like this. So eventually the spine gets damaged. So restoration of correct posture is the most important need of the hour in treating a problem like spondylosis, whether it's cervical or lumbar or thoracic. So yogic asanas are very ideal to manage this condition. And if you look at this particular slide, where we did show this, this is one of the asanas that is extremely useful to totally abolish pain in a situation of cervical spondylosis with brachial neuralgia, as we call it, but not in the beginning, but much, much later. So yogic asanas can be done inverted, standing, lateral bending asanas like Trikonasana, dog pose, the double rope exercise, bending the body backward, or the single rope exercise, keeping the rope on the neck, are extremely valuable to abolish this condition. And giddiness is one of the main problems with cervical spondylosis, simply because you can see very clearly here, there is a blood vessel going through the spinal column on either side to the base of the brain. So if there is any change in the cervical column and the alignment is altered, there is a pinching of these blood vessels and the blood supply to the brain is altered, giving rise to giddiness. When the normal curvature is established, the blood flows without problems. And that is why yogic asanas, which re-establish a normal curvature, totally abolish all symptoms for a patient with this disorder. एक बार पोस्चर खराब हो जाने के बाद स्पाइन के कर्वेचर में, नेक रीजन के कर्वेचर में असर आता है। योग के द्वारा हम उस कर्वेचर को वापस लाते हैं और तमाम आसनों के जरिए जो नर्व पे प्रेशर आया है उसे भी दूर करते हैं। जबकि मेडिकल साइंस में कुछ दवाइयाँ और कुछ एक्सरसाइजेस बता के उस पेन को कम किया जाता है, मगर समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपकी शुरुआत पोस्चर ठीक करने से होगी। चलिए आज हम आपको कुछ आसन सरल से सिखाते हैं जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। पहला आसन जो हम आपको दिखाएंगे उसका नाम है चेयर भरद्वाज आसन। कुर्सी के ऊपर एक ब्लैंकेट या एक छोटी तकिया रखिए और उसके बाद उसमें पैर डाल के बैठ जाइए। इस ब्लैंकेट का इस्तेमाल हम स्पाइन को एक ऊंचाई देने के लिए करते हैं ताकि उसमें झुकावट ना आए। ख्याल रहे कि आप अपने दोनों घुटनों के बीच में एक ब्रिक या उस चौड़ाई की कोई चीज रखें जिसको इनर नी के जरिए दबाएं। ऐसा सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि ताकि जब आप अपनी स्पाइन को घुमाएं तो आपकी स्पाइन टेढ़ी ना हो जाए या शिफ्ट ना हो जाए। जब आप एक बार सीधे बैठ जाते हैं
तो सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाइए, सीना खुला छोड़िए, वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप अपने ठीक पोस्चर करने की शुरुआत कर रहे हैं। फिर दायां हाथ कंधे के ऊपर उठाइए और उसे तानिए। दाएं हाथ की हथेली को कुर्सी के रेस्ट पे बाईं ओर ले जाइए और फिर बाएं हाथ को ऐसे ही ऊपर खींचिए ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी खींची रहे। बायां हाथ कुर्सी के ऑपोजिट एंड पर आता है। अब जो खास ध्यान देने वाली बात है कि इस मूवमेंट के दौरान आपकी बॉडी दाएं या बाएं, आगे या पीछे शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। सांस लेते हुए एक बार फिर रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाइए और टेल बोन से उसको घुमाना शुरू कीजिए। फिर सांस छोड़िए जरा सी देर के लिए और एक बार फिर सांस लीजिए ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी उठे और अब सैक्रम के हिस्से को घुमाइए। इसी तरीके से हर बार सांस लेके आप रीढ़ की हड्डी को उठाएंगे और सांस छोड़ते समय लोअर लंबर, फिर डॉर्सल स्पाइन और फिर कंधों को घुमाएंगे। आखिरी में आप अपनी गर्दन घुमाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको गर्दन के दोनों कोर बिल्कुल बराबर ऊंचाई पे रखते हुए तब घुमाने हैं। ऐसा करने से न केवल आप स्पाइन में स्पेस क्रिएट करते हैं, बल्कि वो तमाम मसल्स जो स्पाज्म हैं वो ठीक हो जाती हैं। नर्व से प्रेशर हटता है क्योंकि इसमें डिस्क अंदर जाती है। हर तरफ यानी दाईं ओर या बाईं ओर जब भी आप मुड़ें, कम से कम 1 मिनट इसमें रहा जा सकता है। शुरुआत आप कुछ सेकंड से कर सकते हैं। खास बात एक और भी है कि आसन में जाना अगर एक कला है तो उससे बाहर आना भी एक कला है। आपसे गुजारिश है कि जब आप वापस लौटें तो सांस छोड़ते हुए बगैर स्पाइन को नीचे ढीला छोड़े हुए आप शरीर को सीधा कीजिए। फिर दोनों हाथ बराबर से कुर्सी के पीछे की रेस्ट पर रखिए। एक बार आप ध्यान फिर से दे लें कि आपके घुटनों के बीच में दबी हुई ईंट कहीं ढीली तो नहीं हो गई है। उसे फिर से टाइट करके सांस फिर से लेते हुए रीढ़ की हड्डी को उठाइए और इस दफा बाईं ओर आने के लिए पुनः एक बार आप धीरे से सांस छोड़ेंगे, गर्दन सीधी करेंगे और हाथ पीछे से हटा के सामने की चेयर पे रखेंगे। सबसे पहले ईंट को अपने घुटनों के बीच में से निकालिए, वरना आपको चोट लग सकती है। इसके बाद एक एक टांगे करके आप कुर्सी के बाहर निकलते हैं। हम अब आपको आसन सिखाने जा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें स्टूडियो में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हम आपको यह आसन स्क्रीन पे दिखाएंगे। इसे रोप 1 एक्शन कहते हैं। इसके लिए आप अपने ग्रिल पे 2 रस्सियां बांध लें कंधे की दूरी के बराबर। फिर उन्हें इस प्रकार पीछे से पकड़कर आगे चलिए तब तक कि जब तक आपका हाथ तन न जाए। फिर एक कदम पीछे जाके पंजों पे खड़े हो जाइए, टेल बोन अंदर, डॉर्सल स्पाइन अंदर, ऐसे रखते हुए आप सामने देखेंगे और फिर आप वापस आएंगे और धीरे धीरे पीछे जाएंगे। एक एक करके अपना हाथ छोड़ देंगे। दूसरा आसन भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसके उपकरण स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम उसे आपको फिर से स्क्रीन पे ही दिखाएंगे। इसे उथित मारीचासन कहते हैं। इसमें आप एक स्टूल रखिए जो ग्रिल के पास हो। उस स्टूल में इतनी ऊंचाई बना लीजिए कि आपका जो पैर ग्रिल के करीब है वो जब इस स्टूल पर रखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बनाए। जो पैर ग्रिल से दूर है उसकी एड़ी थोड़ी ऊंचाई पर रखिए। एक बार जब आप इस तरह से खड़े हो जाते हैं तो ध्यान रहे कि आपका वो हिस्सा जो ग्रिल के पास है पूरी तरीके से ग्रिल से छूना चाहिए। फिर सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को उठाइए और सांस छोड़ते हुए आप अपनी रीढ़ की हड्डी को घुमाना शुरू करते हैं। टेल बोन, सैक्रम, लोअर लंबर, डॉर्सल स्पाइन और फिर दोनों कंधे और आखिरी में आपकी गर्दन मुड़ती है। इसमें भी आपको यही ख्याल रखना है कि आपकी गर्दन जब भी मुड़े दोनों साइड्स बराबर की दूरी मेंटेन करते हुए मुड़ें। है तो ये भी ट्विस्टिंग, लेकिन इसमें अलग सेट ऑफ मसल्स काम करती हैं, जिसकी वजह से जो असर स्पाइन पे होता है वो भी फर्क होता है। जब भी आप ये आसन करेंगे ख्याल रखिए कि जब आप दाएं साइड कर लें तो वही क्रिया बाईं ओर दोहरानी होती है। इसके बाद जो हम आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है नेक कर्वेचर। ज़्यादातर होता यह है कि आपकी जब नेक का कर्वेचर खत्म होने लगता है तो स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत होती है। अगर उस कर्वेचर को हम वापस ले आएं, यानी आपकी नेचुरल पोजीशन जो गर्दन की है उसको वापस ले आएं,
तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसके लिए जो हम आज आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उसका बहुत ही सरल उपाय है। कोई भी उसे कहीं भी कर सकता है, क्योंकि हर के घर में या किसी भी जगह जहां आप ट्रेवल करने जा रहे हैं खाट तो होगी ही, बिस्तर तो होगा ही। आप उसकी एज में एक रोल तौलिया या हमारे पास जैसे स्टूडियो में स्टिकी मैट है, स्टिकी मैट या ब्लैंकेट, कुछ भी एक रोल बनाकर उस खाट के कोने पे टाइट रोल बनाइएगा। ध्यान रहे इस बात का, उसको खाट के कोने पर कुछ ऐसे सेट कीजिए जैसे दिव्या लगा रही है कि एकदम एज टू एज मिला रहे, और फिर आप उस खाट पर बैठ के और धीरे से पैर मोड़ के लेटेंगे। आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात का कि जब आप अपनी गर्दन इस रोल्ड ब्लैंकेट या स्टिकी मैट पर लाएं तो आपकी गर्दन के आगे का हिस्सा टाइट ना रहे। यानी हमारा फिर मकसद यही है, देखिए कैसे दिव्या फिर से करके दिखाएं कि जैसे आपने गर्दन के पीछे से पकड़ा, जो ऑक्सीपिट कॉन्डाइल है उसके नीचे आपने अपनी उंगलियां रखी हैं, उसको एक्सटेंड किया है अपनी ओर, और फिर आपने गर्दन नीचे छोड़ दी। फिर आप अपने हाथ जो आपने सीने पे रखे हैं, अगर आप खाट में हैं तो दोनों ओर फैला सकते हैं और पैर सीधा रखेंगे। ऐसा करने से न केवल आपका कर्व वापस आता है, बल्कि जो भी आपकी स्पाइन पे प्रेशर आ रहा है दबने की वजह से या पोस्चर गलत होने की वजह से, वो इस एक्सटेंशन की वजह से ठीक हो जाता है। तो एक बहुत ही सरल उपाय है जिसे हम नेक कर्वेचर कहते हैं, या आप घर में आराम से कर सकते हैं। मगर उठने के लिए ध्यान रखिए, आप पहले अपने पैर मोड़ेंगे, कभी भी इस पोस्चर से सीधे झटके के सहारे मत उठिए। उसके बाद अच्छा तो ये होगा कि कोई आपके वहां सहारा देने वाला हो, तो एक हाथ सर के पीछे और एक गर्दन के नीचे सीना उठाते हुए आप ऊपर उठेंगे। मगर अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप पहले सरकेंगे एक तरफ और सीधे सरक के सिर को इस बेंच पे ले आइए और फिर उठ जाइए। इसे नेक कर्वेचर के नाम से हम जानते हैं, और ये आपकी बहुत सारी शुरुआती प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। इसके बाद जो हम आसन आपको दिखा रहे हैं वो भी बहुत ही सरल है। इस पोस्चर को हम कहते हैं शोल्डर जैकेट। यहाँ हम इंसान को या तो कुर्सी पे या किसी स्टूल पे बैठने के लिए कहते हैं। तो मैं अपने मॉडल से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक ब्लैंकेट या कोई तकिया कुछ भी रखें जिससे आप एक ऊंचाई पे बैठें, और रीढ़ की हड्डी के लिए ऊंचाई की ज़रूरत है। अब ख्याल इस बात का रहे कि जब आप बैठें तो आपके पैर ज़रूर नीचे रहें। ये ना हो कि आप इतनी ऊंचाई में बैठ जाएं कि आपके पैर उड़ने लगें। सीधे बैठेंगे, सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, सीना एकदम उठा रहेगा, और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है बेल्ट की, जो ज़्यादातर घरों में मौजूद रहती है, वरना आप कोई दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ज़रूरी है कि आप पहले एक बार विधि जान लें। इस बेल्ट को आप इस प्रकार से हाथ डाल के पहन लें। दोनों हाथ डाल के जब आप ये बेल्ट पहन लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस बेल्ट का एक सिरा गर्दन के नीचे और दूसरा जो दो सिरे हैं वो कंधे की हड्डी के सामने ज़रूर रखा हो। इसके बाद आप इसमें लगे हुए बकल को ऐसे टाइट कीजिए कि वो बकल सेंटर में आए। बकल का टाइट होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से एक बेल्ट लगा के बकल को टाइट करने से आप सबसे पहला काम अपने कंधों का पोस्चर ठीक कर रहे हैं, जो आप घंटों कंप्यूटर में बैठ के या गलत तरीके से पढ़ाई करके खराब कर लेते हैं। एक बार जब ये टाइट हो जाए तो आप इस अवस्था में या तो स्टूल या कुर्सी के पीछे के हिस्से को टाइट पकड़ लीजिए ताकि आपके हाथ सीधे रहें, आपके कंधे पीछे रोल रहें, और फिर एक दूसरी बेल्ट लेके कोहनी के ऊपर, बस दूसरी बेल्ट से कोहनी के ऊपर एक और जैकेट का लूप बनाएं। ऐसा करने से आप अपने ऊपरी बाह की मांसपेशियों को एक नेचुरल पोस्चर में मोड़ते हैं। जो खास ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आप इस बेल्ट की टाइटनेस का ध्यान रखें, ये खूब टाइट होनी चाहिए। एक बार जब आप नीचे की बेल्ट को टाइट कर लें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप
ऊपर वाली बेल्ट को भी ज़रूर दोबारा से टाइट करें। आप जब इस पोस्चर में आ जाते हैं तो कुछ मिनट या कुछ सेकंड बाद, ये निर्भर करता है कि कौन सा पेशेंट कितना ज़्यादा उस बीमारी से परेशान है, आपको हाथ में झुनझुनी आएगी। ये वो सिग्नल है जहां आपको ये बेल्ट उतार देनी है। उससे पहले बेल्ट ना उतारें, क्योंकि उतना मिनिमम टाइम तो आपके पोस्चर को वापस लाने के लिए लगता ही है। तो जब आपको ये महसूस हो कि आपके हाथ में झुनझुनी हो रही है, तो आप फिर अपने उसी सहायक से कहें कि आपकी बेल्ट को एक एक करके उतार दे। तो इस तरीके से आप न केवल पोस्चर ठीक करते हैं, बल्कि उन मसल्स पे जो स्पाज्म की वजह से कमज़ोर हो गई हैं, स्ट्रेंथ भी वापस लाते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है जो कहीं भी किया जा सकता है। किसी भी आसन अभ्यास के बाद हम उस प्रैक्टिस का अंत हमेशा शवासन या कोई रेस्टिंग पोज से करते हैं। जो भी व्यक्ति स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, उनको लेटना एक अलग परेशानी बन जाता है, क्योंकि गर्दन कैसे रखें, रखने पे दर्द होता है या चक्कर आते हैं। तो इस समय जो शवासन में खास बात ध्यान देने वाली ये है कि आप पहले तो सीधा बैठें। ये दंडासन की पोजीशन है, जिसमें आपकी टांगें एकदम टाइट हैं, पंजे ऊपर हैं, हाथ आपके हिप जॉइंट्स के पास हैं और स्पाइन एकदम सीधी। दूसरा काम आप ये करेंगे, जैसा आपको दिव्या दिखा रही है, एक तौलिए का या ब्लैंकेट का एक टाइट रोल बनाएं, जैसे आप कैलेंडर को रोल करते हैं। उस रोल की ऊंचाई आपको खुद एडजस्ट करनी पड़ेगी। एक बार ऐसा बना के आप पहले से ही तैयार कर लीजिए। उस ब्लैंकेट का या उस तौलिए का एक हिस्सा अगर बच जाता है, उसे छोड़ दीजिए, वो आपके सिर के काम आएगा। अब एक बहुत खास बात यह है, जैसे कि आपने डॉक्टर कृष्णा रामन से भी सुना और गुरुजी से भी सुना कि, और किसी व्यूअर ने भी हमसे पूछा था कि तकिए का उपयोग कैसा रहेगा, और यहाँ हम वही कर रहे हैं कि आपकी गर्दन के सपोर्ट के लिए हमने उसका कर्व मेंटेन करने के लिए एक रोल बना दिया है। शवासन पे जाने के लिए आप एक एक करके अपनी कोहनियों को मोड़ेंगे और बगैर ज़्यादा पोजीशन डिस्टर्ब किए आप अपनी गर्दन को उस फोल्ड ब्लैंकेट के ऊपर रखेंगे। पैर ढीला छोड़ देंगे, हथेलियां छत की ओर रहेंगी और आप आंख बंद करके शवासन में लेट सकते हैं। यही स्टाइल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सोने के लिए बना सकते हैं। अब शवासन से वापस लौटने के लिए भी एक तरीका है। आप धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सीने पे रखेंगे और फिर एक एक करके पैर मोड़ेंगे, और पैर मोड़ने के बाद आप दाईं करवट लेंगे। आपका बायां हाथ फर्श पे जमीन पे है और दायां हाथ कनपटी के नीचे है। जब आप घुटना हो तो पूरा शरीर दाईं ओर टर्न कीजिए, जमीन की ओर देखते हुए आप धीरे से सिंपल लूज क्रॉस लेग या अलथी पलथी मारकर बैठ सकते हैं। इस प्रकार से आपका शवासन पूरा हुआ। My name is Nikhil. जी निखिल। I'm 24 years old and I've got severe cervical spondylitis. And I've also been going for physiotherapy and it has only given me temporary relief. I was wondering if yoga can give me permanent relief. क्यों ना हम इस सवाल का जवाब सीधे गुरुजी से ही मांगे? Definitely it cures, provided he does sincerely. You know, as I said, it's question of alignment, realigning the parts which are gone out of control. So they have to be realigned. So realignment is the science of yoga. Because the muscles are worn out, the areas are worn out, fibers are worn out. They have to be rehabilitated. Rehabilitation is not a easy thing, you know. So that's why it has to continue. Recurring means they have to suffer. So we have to see that it does not reoccur at all. So that's why regular practice is needed. Without regular practice, no chance. हम लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया, सीख लिया, मगर इससे बात तब तक नहीं बनती जब तक कि आप किसी एक सच्ची घटना को देख न लें। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात प्रभा काले जी से करवाती हूँ, जो कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बहुत पीड़ित थीं और योग के द्वारा अब बहुत बेहतर जिंदगी जी रही हैं। प्रभा काले। आई हैड स्पॉन्डिलाइसिस, मुझे हुआ था, मैं जमशेदपुर में थी और उस टाइम तो मैंने कुछ उसका इतना ये नहीं किया। एंड देन व्हेन आई केम टू पूना एंड देन व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर सेड कि दिस इज स्पॉन्डिलाइसिस, योर वर्टिब्रास आर फ्यूज्ड एंड उसके लिए कुछ दवाई तो है नहीं, एक्सरसाइज इज द ओनली आंसर। एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी टू द Iyengar Institute in 1980. And then I started going to the medical class where
Prashant ji, Gita ji and Guru ji used to work on me for my spondylosis, and for about 6 months मैं वो मेडिकल क्लास जाती रही, और जब थोड़ा मेरा ठीक हो गया सब, तो गुरुजी ने बताया कि अभी आप रेगुलर क्लास आ जाइए. And now I don't suffer from spondylosis very much. Once in a way, when I do get an attack or when I do suffer, I know what to do, and accordingly I do those asanas or those whatever props we use and all that I use, and then I'm just fine. Yoga has, over this 23 years that I've been doing yoga, now I'm 73, and it has given me so much more mental strength than physical. Of course, fitness is there, because most of ladies and men of my age have so many ailments, so many problems, mental depressions, this, that and the other. And though I stay alone, I think it's just due to Guruji and yoga that I have so much energy and a way of looking at life, a positive way, which is very helpful to me in my life. And I can face problems, anything that comes in life, and with confidence. And that is what yoga is for. And right now, what we are learning from Prashant ji, Guruji and Gita Thai is this mental side of yoga, the psychological side, which helps with these asanas, and which is what I think everybody should understand. It's not just for physical strength and physical ailments that the yoga is important. आज की तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी को बदला नहीं जा सकता, ज़िंदगी की चाल भी नहीं बदली जा सकती, और बदले भी क्यों. हम तो सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करेंगे कि आप सही तरीके से ज़िंदगी जीने का तरीका हमसे सीख लें, और वो आप सीख सकते हैं योगाभ्यास के द्वारा. हर सप्ताह हम आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं. अगले सप्ताह हम आपको फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बता रहे हैं. आप अपनी समस्या हमें लिखना न भूलें. अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी. जाने से पहले हमारा पता ले जाना मत भूलिएगा. नमस्कार. ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है. ना भटके मन, ना सोए तन, काज यही इस तप का. 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का. योग हुआ इस तन मन का.